नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। कहा, दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के इम्फाल में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अरुणाचल प्रदेश के अंजौल जिले में एक ट्रक के खाई में गिरने से 21 मजदूरों के मारे जाने की आशंका। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में प्रमुख गवाह ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां द्वारा जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और चंडीगढ़ में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारणी के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में यह प्रक्रिया अब इस माह की 14 तारीख तक पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। तमिलनाडु और गुजरात में ड्राफ्ट सूची इस माह की 19 तारीख को जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए यह सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी। उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट सूची को अब 31 दिसंबर को जारी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने केरल के लिए गणना प्रपत्रों को जमा करने की अंतिम तारीख को पहले ही बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया था। केरल में ड्राफ्ट सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने यह भी बताया कि गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में गणना अवधि आज समाप्त हो रही है और इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियां इस महीने की 16 तारीख को प्रकाशित की जाएंगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्यसभा में चुनाव सुधारों के बारे में आज चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान राजनीतिक दलों को नकद चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी गई। पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि एकमेव एब्सोल्यूट, वाइब्रेंट एंड कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ भारत। आज दुनिया में लोकतंत्र के अंदर सिर्फ 34% जनसंख्या है, जिसमें 17% हम हैं। अर्थात अगर दुनिया में लोकतंत्र है तो उसका सबसे बड़ा स्तंभ आज आधुनिक युग में भी भारत ही है। कांग्रेस के अजय माकन ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग मतदाता केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए। 2024 के चुनाव से पहले 16 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ और उससे 1 महीना पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज हो जाते। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स अपने आप बाहर निकाल लेती है और उसके बाद में हमारे खाते 23 मार्च को खुलते हैं, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर 16 मार्च को हो चुका है। हम लोग किस तरीके से इलेक्शन की तैयारी करेंगे? तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव सुधारों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो लोगों के नाम हटाकर नई मतदाता सूची बनाए जाने के विरोध में है। डीएमके पार्टी के एनआर, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और वाईएसआर कांग्रेस के येरम वेंकटा सुब्बा रेड्डी ने भी चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लिया। चर्चा अधूरी रही। बाद में सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा समाप्त हो गई। एक रिपोर्ट। श्री नड्डा ने अपने भाषण के दौरान इस बात पर जोर दिया कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अहम भूमिका निभाई और यह देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक भावनात्मक स्रोत है। इसके बाद सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को उचित ठहराते हुए कहा कि इसका मकसद मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है। वहीं विपक्ष ने एसआईआर पर सवाल
सवाल उठाते हुए कहा कि इसका मकसद लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना है। दूसरी ओर लोकसभा में केंद्रीय मंत्रियों ने प्रश्नकाल के दौरान अपने मंत्रालयों से संबंधित प्रश्नों के जवाब दिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर एक सवाल का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के इस्तेमाल से देश में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 736 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। वहीं सदन में विशेष उल्लेख के दौरान सांसदों ने लोक महत्व के जरूरी मामलों को उठाया। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री ट्रंप के साथ द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में 1387 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जिन परियोजनाओं का राष्ट्रपति ने शिलान्यास और उद्घाटन किया उनमें स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा, सड़क और राजमार्ग, जनजातीय विकास, कृषि, बिजली, सुरक्षा और प्रशासनिक खेल, बुनियादी ढांचा, पेयजल और अन्य कई परियोजनाएं शामिल हैं। दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के बाद मणिपुर के लोगों को हुए दर्द पर दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। I am aware of the pain that the people of Manipur have gone through following the unfortunate violence. I want to assure you that taking care of the concerns of the people of Manipur is highest priority for us. My government stands with every affected family. The Union government remains fully committed to strengthening harmony, ensuring security and supporting Manipur in its journey towards stability and prosperity. राष्ट्रपति मणिपुर की 2 दिन की यात्रा पर आज इम्फाल पहुंची। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के बर्खास्त नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के विरुद्ध दर्ज मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुख्य गवाहों में से एक भोलानाथ घोष ने शिकायत दर्ज कराई है। भोलानाथ घोष कल जब शेख शाहजहां से संबंधित मामले में बशीरहाट अदालत में जांच के सिलसिले में कार से लौट रहे थे, तब उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कार में सवार उनका छोटा बेटा और कार के ड्राइवर की मृत्यु हो गई और भोलानाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके परिवार का आरोप है कि ये दुर्घटना जानबूझकर कराई गई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद श्री घोष ने आरोप लगाया कि ये जानलेवा हमला शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना की निंदा की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र शिक्षा और विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रकार के हमले के लिए जिम्मेदार हैं। चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में हुई दुर्घटना में 21 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये लोग असम के तिनसुकिया जिले के रहने वाले थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दुर्घटना 22 मजदूरों को ले जा रहे एक डंपर के सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में गिरने से हुई। असम के तिनसुकिया जिले के गिलपुकुरी चाय बागान के 14 लोगों की अंजाव जिले में हुई दुर्घटना में मौत की पुष्टि हो गई है और 7 लोग लापता है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना सोमवार को हुई थी, लेकिन इसका पता बुधवार रात को चला। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जीआरईएफ और जिला प्रशासन ने खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने राज्यों के 14 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आमिनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। केंद्र के 21 नवंबर को लागू की गई नई श्रम संहिताएं पूरे भारत में श्रमिकों की आजीविका को स्थिरता प्रदान करने के लिए हैं। आज हम बता रहे हैं कि कैसे ये नए सुधार पूरे देश में खतरनाक उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा रहे हैं।
नए श्रम सुधारों के तहत सरकार ने देश में जीवन घातक उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को मजबूत किया है। ये सुधार खनन, रासायनिक, पेट्रोलियम, धातु कर्म और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य जोखिम आकलन पेश करता है। अब नियोक्ताओं के लिए सुरक्षा उपकरण और बेहतर स्वच्छता की सुविधाएं, साथ ही प्राथमिक उपचार प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अलावा नौकरी से पहले, समय पर और जोखिम के बाद मेडिकल जाँच अनिवार्य है और मजदूर मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जाँच के हकदार हैं। ये सुधार गर्भवती महिलाओं और किशोरों को जीवन घातक उद्योगों से बचाते हैं, जिससे सुरक्षित श्रम कार्यशैली को मजबूती मिलती है। नए श्रम सुधारों का उद्देश्य भारत के जीवन घातक उद्योगों के कर्मचारियों में गरिमा, सुरक्षा और भविष्य के लिए तैयार सुरक्षा प्रणाली तैयार करना है। दृष्टि के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोविड के दौरान काम करते हुए मरने वाले डॉक्टरों के परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। न्यायालय ने बम्बई उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें प्राइवेट डॉक्टरों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 13वीं राष्ट्रीय संसद का चुनाव अगले वर्ष 12 फरवरी को कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन ने आज इसकी घोषणा की। बांग्लादेश का जुलाई राष्ट्रीय संविधान लागू करने के संबंध में जनमत संग्रह भी उसी दिन आयोजित किया जाएगा। 29 दिसंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। पाकिस्तान में सेना की एक अदालत ने शस्त्र कानून का उल्लंघन करने के लिए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के पूर्व प्रमुख फैज अहमद को 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। ये सजा पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी के किसी पूर्व प्रमुख की पहली दोष सिद्धि का परिचायक है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निष्पक्ष, न्याय संगत और संतुलित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वे आज मुंबई में भारत इटली व्यापार मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी भी उपस्थित थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में ये बात कही। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 214 रन का लक्ष्य दिया है। दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्विंटन डिकॉक ने 90 रन बनाए, वहीं भारत के वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। कहा, दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के इम्फाल में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में एक ट्रक के खाई में गिरने से 21 मजदूरों के मारे जाने की आशंका। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में प्रमुख गवाह ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां द्वारा जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।